पंजाब कैसे हारा एक और बार। कभी फॉर्म हुआ गोल, कैचेस छूटे अनमोल, बॉलर्स ने किया नैया डामाडोल। ओ पंजाब ऐसे हारा एक और बार। पंजाब किंग्स की स्टोरी है क्लासिक केस ऑफ द स्टोरी ऑफ टू हाफ्स, जहां सीजन के पहले 7 मैच में लग रहा था 6 जीतों के साथ और 1 नो रिजल्ट के साथ पंजाब की ये टीम तो इनविजिबल है। सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में इसका ठीक उल्टा हो गया। सीजन के सेकेंड हाफ में एक जीत भी अर्जित कर लेना इनके लिए मुश्किल लगने लगा और फाइनली जाके आखिरी मैच पर ये टीम एक जीती और जाकर के 15 तक ही फिनिश कर पाई और 5th लैंड की। पर एक चीज अच्छी निकल के आई इन सब में से कि श्रेयस अय्यर की कंटिन्यूअसली अच्छी फॉर्म और कैप्टनसी को रिवॉर्ड किया गया फाइनली और उन्हें सीधा इंडिया टीम में स्काई की जगह मिल गई। पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि पिन पॉइंट करके बताया जा सकता है कि पीबीकेएस को जरूरत है और कौन सी ऐसी चीज है जिसके चलते ये इतनी शानदार जो कैंपेन थी वो ऐसा लग रहा था। तो आइए आज बात करेंगे ये सीरीज का कंटिन्यूएशन करते हुए रिलीज और रिटेन और सीजन रिव्यू फॉर पंजाब किंग्स। और आज प्रणव हमारे साथ नहीं है तो मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब की पॉजिटिव्स की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग नेगेटिव्स पे जाएंगे और फाइनली बात होगी कि कौन से प्लेयर्स जो मुझे लगता है कि रिटेंशन का पार्ट हो सकते हैं या रिलीज लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव्स की हम लोग बात करें तो सबसे अच्छे प्लेयर्स में से रहे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी और श्रेयस अय्यर की बैटिंग दोनों ही पिछले 2 सीजन्स में काफी शानदार रही है। दोस्तों आपको शायद ये बात पता ही होगी कि कोई भी फ्रेंचाइज चाहती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन इंडियन टीम में हो। कारण ये होता है कि कोई भी इंडियन प्लेयर आपकी मेमोरी में ज्यादा रहता है क्योंकि ईयर लॉन्ग पैक्ड स्केड्यूल होता है और अगर कोई प्लेयर ज्यादा खेलता है तो उनकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ब्रांड वैल्यू का मतलब डायरेक्टली लिंक होता है स्पॉन्सरशिप डील्स के साथ, जिससे ये फ्रेंचाइजेस पैसा कमा पाती है आईपीएल के दौरान। तो यहाँ पे एक कैप्टन हो जाना किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा पंजाब किंग्स के फ्रेंचाइज के लिए। और पिछले सीजन में 175 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाना, इस सीजन ऑलमोस्ट 500 रन बनाना 161 162 की स्ट्राइक रेट से एक बहुत शानदार अकम्पलिशमेंट है। और हमें ये दिखाया है श्रेयस अय्यर ने कि 2024 पे जहां वो मिडिल ओवर्स में 140 150 की स्ट्राइक रेट पे लटक जाते थे और शॉर्ट बॉल के सामने फंसते थे, अब शॉर्ट बॉल्स को बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और दूसरी बात, कंसिस्टेंटली एक हाई वॉल्यूम के साथ साथ एक हाई इंपैक्ट नॉक खेलना उनको पसंद है। उसके अलावा ये भी देखा गया कि इनके सीजन के दौरान श्रेयस अय्यर का फॉर्म जब सही लगा हुआ था तो ये टीम भी सही लगी हुई थी। जैसे ही श्रेयस अय्यर का फॉर्म डिप हुआ तो ये टीम भी डिप हो गई। तो इस कदर ये क्रिटिकल है इनका पोजीशन, तो पॉजिटिव ही है बट थोड़ा शायद इनको अपना फॉर्म प्रोलॉन्ग करने की जरूरत रह जाएगी अगले सीजन आते आते। दूसरा पॉजिटिव है प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की जो जोड़ी थी, अग्रेसिव इंटेंट के साथ इन्होंने अपना अब तक का जो इनका गजब की इनकी जो एक पार्टनरशिप थी वो इन्होंने बरकरार रखी। पिछले सीजन में भी अच्छे स्टार्ट्स दे रहे थे, इस सीजन में भी उस चीज़ को बहुत बढ़ा करके ले करके आए हमारे सामने। आर्या और प्रभसिमरन की ये बॉल्स पर 6 की बाउंड्री रेशियो भी वन ऑफ द लोएस्ट थी, यानी कि सबसे कम बॉल्स खेल करके 6 रन मारते थे। और प्रियांश आर्या की जो बॉल्स पर 6 का रेशियो था वो सूर्यवंशी से भी हाई था। यहाँ पे इतनी गजब की पारी के चलते आप हमने ये भी देखा कि दिल्ली कैपिटल्स का 264 का लक्ष्य भी 1 ओवर रहते रहते इन्होंने आराम से चेस कर दिया था, अगर आप सबको याद हो तो यहाँ पे ये हम लोग बोल सकते हैं कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन पॉजिटिव्स थे। इनका पहला 6-7 मैच पे बट इनके जो आंकड़े थे वो अनबिलीवेबली बहुत अच्छे थे और सेकेंड हाफ में धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म होने लग गए। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रियांश आर्या की जो शॉर्ट बॉल की वीकनेस है, स्पेसिफिकली अगर हेड हाई उनको ऑफ साइड पे कोई क्लाइंबिंग बॉल मिलती है तो फेंड करने जाते हैं और आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ को एक्सप्लॉइट किया था हमारे जोफ्रा आर्चर ने भी। और
दूसरे पेस बॉलर्स ने भी बाद में धीरे धीरे इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। तो इस पे शायद प्रियांश आर्या को काम करने की ज़रूरत है। और प्रभ सिमरन को भी थोड़ी सी प्रभ सिमरन मोर और लेस कंसिस्टेंट ही रहे, उनको ज़्यादा फॉल्ट नहीं कर सकते हैं, 500 रन के आसपास उन्होंने तो दिए ही। उसके अलावा आ जाते हैं तीसरे पॉजिटिव में, कूपर कॉनली। उनकी स्टैट्स बहुत गजब की रही है इस साल, उनका परफॉर्मेंस बहुत ब्रिलियंट रहा है, कंसिस्टेंसी भी उन्होंने दिखाई है, उनको उनको आता है बैटिंग करना नंबर 3 पे। और इसके अलावा इन्होंने बॉलिंग नहीं की इस बार टूर्नामेंट में, जो कर सकते हैं, और शायद अगले सीजन इनको उसका ही मौका मिले, क्योंकि अब भी और भी वैल्यू ऐड करना बाकी है। अगर हम कूपर कॉनली के स्टैट्स को उठा करके देखें तो उनका इस 91 रन्स बनाए हैं 44 की एवरेज और 163 की स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि एक काबिले तारीफ अचीवमेंट है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि शायद कूपर कॉनली को बॉलिंग दे करके उनका बॉलिंग साइड भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी की ये चर्चा हमेशा रही है कि शायद बहुत अच्छा रोटेशन ऑफ स्पिन उनकी आर्मरी में एक कमी है, जिसको वो जब फिक्स कर देंगे अगर, तो बहुत ही शानदार ऑल राउंड पैकेज हो जाएगा एज अ कैप्टन एज वेल। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इनकी वीकनेस पे। सबसे बड़ी वीकनेस जो समझ में आई है मुझे इस बार ये रहा है कि इनका जो बॉलिंग यूनिट है वो बहुत ही हाई इकोनॉमी में गया है। इनफैक्ट दे वर द हाईएस्ट रन्स कंसीडर्ड बंच ऑफ बॉलर्स इन दिस सीजन। और सबसे पहले जो इसके जिम्मेदार रहे वो थे अर्शदीप सिंह, जिनकी वाइडे और एक्स्ट्रास की लिमिट बहुत ज़्यादा हो गई थी इस बार। और उसके साथ साथ मार्को यानसन, जो एक क्या बोलूं लिंच पिन रहे थे 2025 के सीजन में, 2026 के सीजन में बिल्कुल ही एब्सेंट लगे, बिल्कुल ही अनइफेक्टिव लगे। मैं अभी आपको एक एक करके सारे बॉलर्स के स्टैट्स में अगर बताऊं तो आप इस चीज़ को सुन के हैरान हो जाएंगे। आप अर्शदीप सिंह के अगर नंबर्स देखें, उनकी इकोनॉमी 10.20, युजवेंद्र चहल 9.39, मार्को यानसन 10.20, विजय कुमार विशाख 10.64, जेवियर बाटलेट 11.58। फिर उसके बाद शायद एक ही उनका सेविंग ग्रेस था अजमतुल्ला ओमरजई, जिन्होंने 9.36, और शशांक सिंह को जितना मौका मिला उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, हालांकि उनकी बैटिंग सही नहीं रही। और हरप्रीत बरार को भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, जहां पे वो 7.5 का इकोनॉमी के साथ जा रहे थे। ऊपर से ये मार्कस टॉइनिस भी 12.5 की इकोनॉमी से गए हैं जब भी उनको मौका मिला है। और साथ ही साथ इन सबका एवरेज भी हायर साइड में रहा है। अर्शदीप का 38 का एवरेज है भाई, और 32 का इनका, मार्को यानसन का 53 का, तो बहुत ही कंसर्निंग रहा है। इनफैक्ट दे वर द टीम टू हैव कंसीडर्ड मोस्ट टाइम्स 200 प्लस रन्स। तो ये बहुत ही कंसर्निंग है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है पंजाब के मैनेजमेंट को। अगले बार वो लोग कुछ प्लेयर्स को जाने की ज़रूरत है बॉलिंग विभाग से, और शायद कम प्राइस में परचेस किया जा सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी निकल करके जो आई वो है उनकी फील्डिंग। जी हाँ, आप लोग सबको ऐसे भी पता ही होगा कि कैसे इन्होंने इतनी कैचेस ड्रॉप की, और सबसे ज़्यादा इसमें कल्प्रिट रहे शशांक सिंह। शशांक सिंह ने इतनी कैचेस ड्रॉप की कि उनको बीच में ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि सस्पेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद फील्डिंग के लिए ड्रॉप हुए, बट बाद में ये न्यूज़ आई कि शायद इंजर्ड थे। हालांकि मुझे अब भी लगता है कि शायद फील्डिंग के लिए नट फटकार के ड्रॉप कर दिया गया, वापस आए फिर से कैच ड्रॉप कर दिया। तो उनको ब्रेक लेके शायद वापस आएंगे। आई थिंक ही विल बी बेटर ऑफ विद दैट ब्रेक। बट बहुत ही लाइक फॉरगेटेबल सीजन रहा है उनका फ्रॉम द कैचिंग पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम द बैट एज वेल। क्योंकि मैं तीसरे पॉइंट पे जब आऊँगा कि तीसरा पॉइंट जो उनका रहा है, जो पंजाब किंग्स का सबसे वीक लिंक रहा है, वो ये भी रहा है कि लोअर ऑर्डर में जहां पर कि आप शशांक सिंह को अगर आप देखें, शशांक सिंह के नंबर्स बहुत ही हैरान कर देने वाले रहे। शशांक सिंह जो कि बैटिंग में 2025 में 350 रन 50 की एवरेज 153 की स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे थे, इस सीजन उनका एवरेज 22 का ही रहा। मतलब बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल, और 132 रन केवल, तो ये बहुत ही कम था। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 188 का रहा है, लेकिन उनको से एक्सपेक्टेशंस इससे बहुत ज़्यादा थी। 2024 में भी 44 के एवरेज और 164 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने वाले ये उनके वन ऑफ द प्रीमियम रिटेंशंस में से थे। तो उनसे एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली ज़्यादा थी, और अभी उनका फॉर्म, क्योंकि उनका फील्डिंग के साथ साथ ही काफ़ी ज़्यादा ये डिप हुआ, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस को काफ़ी इफेक्ट किया था ये। दूसरी तरफ जो मार्को यानसन थे वो भी एक क्यूरियस केस।
पिछले साल जब इनकी मतलब मार्को यानसन की लोअर ऑर्डर फिनिशिंग एंड उनकी बॉलिंग में डेथ बॉलिंग हो या उनकी ओपनिंग बॉलिंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई थी पंजाब के लिए, बट इस बार मार्को यानसन कहीं गुम से लगे। मार्को यानसन को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं भाई लंबे कद के बॉलर आकर के कुछ मचाएंगे। अगर 2025 में उनकी बैटिंग के नंबर्स हम देखें तो कम से कम यहाँ वहाँ पे भी उनकी बैटिंग के नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे, लेकिन कुछ क्रूशल नॉक्स वो खेल रहे थे। बट बॉलिंग में ड्रास्टिकली ड्रॉप आया। बॉलिंग में ये देखा गया कि भाई उन्होंने 9.20 की इकोनॉमी की जगह पे अब 10 के ऊपर की इकोनॉमी दे रहे, 10.20, और साथ ही साथ एवरेज जो है 27 से बढ़कर हो गया 53। तो ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट रहा। अब आ जाते हैं जो मोस्ट अवेटेड एंड ड्रेडेड सेक्शन ऑफ दिस सीरीज या इस वीडियो, कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग आ जाते हैं कौन से प्लेयर्स को इनको रिलीज कर देना चाहिए। सबसे पहला मेरे जहन में नाम आ रहा है शशांक सिंह का। शशांक सिंह जो शायद अनकैप्ड प्लेयर्स के श्रेणी में आते थे, 4 करोड़ की बाई थे, तो उनको शायद रिलीज करके इससे बहुत कम पैसे में शायद ले सकते हैं। अब उनका जो कॉन्फिडेंस और जो नंबर्स है इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब मुझे नहीं लगता कोई उस पर दाव खेलेगा। हालांकि बिल्कुल उन्हें वापस से परचेस कर सकते हैं, 1 या 2 करोड़ में आ जाएंगे, 2 करोड़ हाँ आपके सेव हो सकते हैं। युजवेंद्र चहल को भी मुझे लगता है कि अब शायद रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि उन्हें ठीक से यूज़ भी नहीं कर पाए। हमने इंस्टेंसेस देखे जहाँ पे उनको उस तरीके से यूज़ नहीं किया गया। और दूसरी एक बात जो सबसे इनकी प्रॉब्लमेटिक ये भी रही कि इस फ्रेंचाइज के 2 प्लेइंग लोकेशंस थे। पहला था न्यू चंडीगढ़ का मैदान, दूसरा था धर्मशाला का। तो न्यू चंडीगढ़ का जो ग्राउंड धर्मशाला के ग्राउंड में एडजस्ट करना इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। जहाँ पे न्यू चंडीगढ़ में वो सारे मैचेस जीत रहे थे, वहाँ धर्मशाला में वो सारे मैचेस लगातार हारने लग गए। तो इसमें उनकी ये जो माइंडसेट है वो भी बिगड़ा, क्योंकि पहली बात तो न्यू चंडीगढ़ में ज़्यादातर स्पिन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है, और आपके धर्मशाला में भी स्पिनर फ्रेंडली ग्राउंड नहीं है, तो उनको स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। लेकिन जो स्पिनर उन्होंने सोल स्पिनर खिलाया उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, और हरप्रीत ब्रार जो कि बहुत इकोनॉमिकल थे उनको बाहर रखा। तो 18 करोड़ की जो स्पेंड है, तो क्या वो चहल को बाहर करके चहल को वापस खरीद सकते हैं मच लेसर प्राइस? मुझे नहीं लगता कि अब फिर दोबारा वो 18 करोड़ के लिए जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। हालांकि वो फिर भी अब भी 9.39 जो कि एक काफ़ी डिसेंटिश है, बट एवरेज इन पिकिंग अप विकेट्स काफ़ी कम रहा है। और ये रीज़न ये भी है बहुत ज़्यादा कि इनका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इस बार हुआ नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इनके भी नंबर्स काफ़ी डिप किए हैं, तो कहना मुश्किल है कि क्या करेंगे। बट मेरे हिसाब से मे बी लेटिंग गो ऑफ हिम फ्रॉम फॉर 18 एंड मे बी बाय हिम बैक फॉर मे बी 10 to 12 करोड़, सेविंग ऑफ 6 more करोड़। और एक और प्लेयर है जो कि है हमारे नेहल वधेरा। नेहल वधेरा ने भी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, उनको जाने दें। आपके पास ऑलरेडी विष्णु विनोद है, विष्णु विनोद बहुत ही अच्छा करते आ रहे हैं अपने डोमेस्टिक में, शायद उनको मौका मिल जाए। दूसरे जो और चौथे जो मुझे लग रहा है कि जेवियर बार्टलेट और बेन डॉशेस, दोनों की ही नंबर्स बिल्कुल अबिस्मल हैं और बहुत ही गंदी श्रेणी में आएंगे। आपको क्या बोलूँ मैं, ये एक कोई भी आप बॉलर उठा के लेके आएंगे तो इनसे बड़े बेहतर आंकड़े होंगे। आप जेवियर बार्टलेट के अगर आंकड़े आप देखें तो 5 मैच 9 विकेटें, 33 ओवर डाले हैं इन्होंने, और 11.58 की इकोनॉमी, 77 का एवरेज और स्ट्राइक रेट 40 का। मतलब हर 78 बॉल करने के बाद इनको विकेट मिल रही थी। तो अगर आप एक ओवरसीज स्लॉट ऐसे बॉलर को क्यों देना चाहते हो जो कि अपने इंटरनेशनल में भी कुछ उखाड़ा नहीं है इसने, और जो मतलब इतना पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है आईपीएल स्टेज में भी? तो मुझे लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन कोटा ऑफ जेवियर बार्टलेट एंड ऑल्सो फॉर बेन डॉर्शेस, जिन्होंने एक ही मैच खेला था और वहाँ पे भी 12.5-13 की ऑलमोस्ट इकोनॉमी के साथ पिटे थे और एक ही विकेट शायद निकाल करके दिया था। तो मुझे बिल्कुल इनकी जो वो है मुझे समझ में नहीं आया। लॉकी फर्गसन इस बार इंजर्ड थे तो इनको मैं नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन बेन डॉशेस और जेवियर बार्टलेट दोनों बेस प्राइस प्लेयर्स हैं, बट आई डोंट थिंक दे आर एडिंग वैल्यू टू द टीम। अजमतुल्ला उमर जई वाज अ बेटर पिक एज एन ओवरसीज स्लॉट, और मुझे नहीं लगता है कि इनको रिलीज कर देना चाहिए। तो मोर और लेस 8-10 करोड़ भी इनको मिलेंगे तो कुछ ऐसे डोमेस्टिक बॉलर्स इनको मिल जाएंगे जो कि बेटर कर सकते हैं, और लॉकी फर्गसन को ये फिट रखने की कोशिश करें ताकि अगले साल इनके काम आए। और
इसी तरीके से ये और ज़्यादा मजबूत टीम होगी। ऑलरेडी इस टीम के पास बैलेंस है, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। अभी उमर जाई बहुत अच्छे फॉर्म में लगे जमाए, बैट और बॉल के साथ दोनों के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मार्कस टॉइनिस बहुत अच्छे बैटिंग फॉर्म में थे, और साथ ही साथ मार्को यानसन अगर अपनी पुरानी फॉर्म में रहे तो ये तीन ऑलराउंडर्स उनके लिए काफ़ी क्रक्स फॉर्म करते हैं, और ये तीन ही उनके ओवरसीज स्लॉट्स को लेने चाहिए। बाकी उनके पास आई थिंक उनके पास यश ठाकुर और उनके पास ये भी है विजय कुमार विशक, बट विजय कुमार विशक को भी थोड़ा इकोनॉमी बेटर करना है। बट एनीवेज आई वांट टू से दैट विजय कुमार विशक एंड यश ठाकुर कुड बी बेटर यूटिलाइज्ड, और जो 8-10 करोड़ इनके बचते हैं उससे वो जा करके ऑक्शन में अपनी स्काउटिंग से अच्छे टैलेंट लेकर के आए, स्पेसिफिकली इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो यही मुझे लगता है। आप बताइए आपको क्या लगता है, किसको रिलीज कर देना चाहिए पंजाब को और किसको रिटेन करना चाहिए? और मैं अगली वीडियो में आपके साथ मिलूंगा विथ अनदर टीम, और कौन सा अगला टीम होगा गेस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।